हाँ तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पहला आपको प्लाज्मा जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने बताई थी। आपको सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड का किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद में मैं जो ब्लड का मेन कंपोनेंट है जिसको मैं फॉर्म्ड एलिमेंट बोलता हूँ या मैं उसको ब्लड कार्पसल्स बोलता हूँ, उसके बारे में देखते हैं ध्यान से। देखो क्या है दोस्तों, वैसे तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इन सब के बारे में मैं एक एक करके जानकारी लेने वाला हूँ, एक एक करके पढ़ूंगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स बोल दो या कार्पसल्स बोल दो, एक ही बात है। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल बोल दो या कार्पसल्स बोल दो। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी कैसे होता है ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या काम है इनका वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार के लिए सुन लो, आरबीसी का कोई टाइप नहीं है। डब्ल्यूबीसी जो है उसका जो नंबर है वो कितना है, 6 से 8 हजार है। ये कितना है, 5 से 5.5 मिलियन है। 5.5 मिलियन, वाह क्या अंग्रेजी बोलता हूँ। देखो दोस्तों, ये 1.5 लाख। तो जो डब्ल्यूबीसी है सिर्फ इसी को डिवाइड किया गया है आगे, मतलब इसी के क्या है, टाइप है। और डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि मैं आगे जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा ये। तो दोस्तों क्या है, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, एक तो ग्रेनुलर होती है, एक नॉन ग्रेनुलर होती है। देखो दोस्तों, ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर का मतलब क्या हुआ, इसको मैं हिंदी में कणिकामय कह सकता हूँ, और इसको मैं हिंदी में अकणिका मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ग्रेनुलर का मतलब क्या है वो सुनो ध्यान से। अगर कोई कोशिका है और उस कोशिका को मैं माइक्रोस्कोप में देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में उस कोशिका को देखने के लिए सबसे पहले उसको स्टेन किया है। स्टेन का मतलब मैंने उसको कलरफुल बनाया। देखो कलरफुल चीजें होगी ज्यादा अच्छी लगेगी, ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या किया, उस कोशिका को कलरफुल बनाया, मतलब मैंने उस कोशिका की क्या की, स्टेनिंग की, अभिरंजन, अभिरंजित किया उसको। फिर मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे उस कोशिका के अंदर कुछ छोटे छोटे कण सिकड़े दिखाई दी, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, ग्रेनुलर बोल दिया। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनको मैंने अभिरंजित करके माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे कोई भी कण नहीं दिखाई दिया, इसलिए क्या है जी, नॉन ग्रेनुलर हो गई। तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप की बता दी, ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर। ग्रेनुलर में तीन है, एक तो न्यूट्रोफिल्स है, एक एसिडोफिल्स है, एक बेसोफिल्स है। और जो नॉन ग्रेनुलर है इनमें मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में, और ये टाइप किसका है, डब्ल्यूबीसी का। तो ये इम्यून सिस्टम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन लिम्फोसाइट में दो टाइप की सेल होती हैं, टी सेल और बी सेल। मैं बताऊंगा आपको टी सेल को टी सेल क्यों बोला, बी सेल को बी सेल क्यों बोला। ये भी फैगोसाइटोसिस कर सकती है, ये भी फैगोसाइटोसिस कर सकती है, ये भी बॉडी के अंदर फॉरेजन जो पार्टिकल या कोई पैथोजन आ जाता है तो उसके प्रति रेस्पॉन्स करती है। सबका काम किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो डब्ल्यूबीसी हमारी हमारी रक्षक है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हल्के में मत लेना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, जिसको कहते हैं सीरम, क्योंकि सीरम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, अगर मैं प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन को निकाल देता हूँ तो बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ऐसे बोल दो। अगर ऐसे ना बोलना चाहो तो ऐसे बोल दो, ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब इन सारी चीजों को हटा दो और उसमें से माइनस कर दो किसको, क्लोटिंग फैक्टर को भी या क्लोटिंग प्रोटीन को भी क्या कर दो, माइनस कर दो। तब क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। और ये जो सीरम है इसके अंदर होती क्या है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है। अब बोले आपने फॉर्म्ड एलिमेंट को तो हटा दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट में मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में है बी सेल, और बी सेल किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी तो कहाँ हुई फिर, वो तो आपने फॉर्म्ड एलिमेंट को तो हटा ही दिया। तो फिर ये रिच ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स कैसे हो गया, इम्यूनोग्लोबिन्स रिच कैसे हो गया ये। बोले देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको
प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन बता रहा था, तो उसमें मैंने प्रोटीन आपको बताया था। कौन कौन सी प्रोटीन बताई थी? एक तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बताई थी। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को हटाना नहीं है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के अंदर मैंने आपको अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन बताया था। और गामा ग्लोब्यूलिन को मैंने क्या बताया था कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं और ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, या यही एंटीबॉडीज होती हैं। तो वो तो प्रेजेंट है इसके अंदर, बस क्लोटिंग प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब आप सीरम का क्लोट नहीं बना सकते हो। दूसरी बात, इसका कलर कैसा होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट को तो मैंने हटा दिया। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी थी जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड था, लेकिन वो तो मैंने हटा दिया, तो इसका कलर रेड तो हो नहीं सकता। तो फिर ये कैसा है? कलरलेस है। देखो दोस्तों, बहुत सारे जो वैक्सीन जो होती हैं, इंजेक्शन जो होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? सीरम के बनाए जाते हैं। तो ये जो सीरम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिच होता है, किससे? एंटीबॉडी युक्त होता है। तो वो जो इंजेक्शन बनाया है हमने, वो डायरेक्ट हम किसी की बॉडी में डाल सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। अगर कोई रोग हो जाता है तो सीरम के क्या बनाए जाते हैं? इंजेक्शन बनाए जाते हैं। सिरिंज अलग चीज होती है दोस्तों, जो चीज चुबोई जाती है ना उसको सिरिंज बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि सिरिंज अलग चीज होती है। सिरिंज जो होती है वो तो ये होती है जिसको चुबोया जाता है। इसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है ना, जो दवाई डाली जाती है, उसको बोलता हूं मैं मेडिसिन या इंजेक्शन। तो इंजेक्शन बनाए जाते हैं किसके? सीरम के इंजेक्शन बनाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये जो सीरम होता है ये इम्यूनोग्लोबिन से, मतलब एंटीबॉडी से रिच होता है। अब आपने बोला एंटीबॉडी से रिच होता है, एंटीबॉडी तो कौन बनाता है? ये लिम्फोसाइट बना रही है एंटीबॉडी। तो इसका मतलब ये तो डब्ल्यूबीसी का टाइप है। डब्ल्यूबीसी तो फॉर्म्ड एलिमेंट है और फॉर्म्ड एलिमेंट को तो आपने एब्सेंट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने इन्होंने बनाने का काम किया है। ये डब्ल्यूबीसी नहीं बता रहा हूं मैं इसके अंदर कि डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट नहीं है। डब्ल्यूबीसी ने जिस प्रोडक्ट को बनाया वो प्रोडक्ट एंटीबॉडी है और वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसके अंदर, नॉट डब्ल्यूबीसी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना यार, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। तो एंटीबॉडी पाई जा रही है। और वैसे भी मैंने आपको प्लाज्मा में कई सारे टाइप की प्रोटीन्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको एल्ब्यूमिन बताया था और ग्लोबुलिन भी तो बताया था। और ग्लोबुलिन में अल्फा बीटा भी बताया था और गामा बताया था। गामा को मैं इम्यूनोग्लोबिन बोल रहा था। और यही तो किसका फॉर्मेशन कर रही थी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। एंटीबॉडी ही इसका बनी होती है, मतलब ये एंटीबॉडी ही है। तो ये किसमें पाई जा रही है? प्लाज्मा में। ठीक है, तो प्लाज्मा का वह पार्ट जिसमें से मैं क्लोटिंग फैक्टर हटा देता हूँ, वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो इस सीरम के इंजेक्शन बनाए जा सकते हैं। इस सीरम के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, तो मैं इंजेक्शन लगाने में यूज कर सकता हूँ। कैसे बनाए जाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी तकनीकें हैं दोस्तों, क्या क्या बताऊं मैं आपको। फॉर्म्ड एलिमेंट पर आ जाता हूं दोस्तों। देखो, आरबीसी है सबसे पहला। आरबीसी रेड ब्लड सेल बोल दो, कार्पसल्स बोल दो। इसका लाइफ स्पान मतलब जीवन काल कितना है? इसका 120 दिन है। हाँ तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा था फॉर्म्ड एलिमेंट की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी मैंने आपको बता दिया। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि इरिथ्रो वर्ड का तो मतलब ही क्या होता है? रेड होता है। जहां भी आपको इरिथ्रो वर्ड मिल जाए ना दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है? रेड होता है। साइट आगे आगे, साइट का मतलब होता है कोशिका। तो कौन सी कोशिका? रेड ब्लड सेल की बात हो रही है। ठीक है, इसका लाइफ स्पान क्या है? 120 दिन। मतलब हर 120 दिन के बाद में आरबीसी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया? फिर से वही आ गया, इरिथ्रोसाइट की बात कर रहा हूँ। पोइसिस और जेनेसिस वर्ड कहीं भी आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, उसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैं किसका फॉर्मेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ? आरबीसी से फॉर्मेशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मेशन है? इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन है। चलो, ये फॉर्मेशन होता कहाँ है इसकी बात तो मैं करने वाला ही हूँ, लेकिन एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि फर्स्ट टाइम, लाइफ का फर्स्ट टाइम में सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो मैंने बताया कि योग सेक में होता है। अब ये योग सेक क्या बीमारी है? देखो भैया, जब हम मम्मी की टम्मी में होते हैं, मतलब यूट्रस में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तब उस टाइम पर जब शुरुआती मंथ में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं योग सेक। उसके बाद में बच्चा यूट्रस में डेवलप होते 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 ऑर्गन बनेंगे बाकी के। तो सबसे पहले योगसेक में आरबीसी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में लीवर बन जाता है, तो लीवर बोलता है मैं हेल्प कर देता हूँ। फिर उसके बाद में स्प्लीन बन जाता है, तो स्प्लीन और लीवर मिलकर काम करने लग जाते हैं। और जैसे ही बच्चा एडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी जो बोन मेरो है वो क्या करेगी? इरिथ्रोपोइसिस करेगी। एडल्ट्स में दोस्तों ये वाला
चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है लाइफ की किन किन स्टेज में कौन कौन सी जगह पर होता है, कौन कौन सी लोकेशन में होता है, क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक लाइन पर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, एक एक लाइन आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा देखो इधर मेल में आरबीसी का जो नंबर होता है वो क्या होता है, मोर इन नंबर होती है आरबीसी। मेल में नंबर मोर क्यों होता है, मतलब ज्यादा क्यों होता है आरबीसी का, कारण है, कारण क्या है, एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन की रेट को बढ़ा देता है, तो बोन मैरो जल्दी जल्दी और ज्यादा आरबीसी बनाएगी, इसीलिए मेल में फीमेल की तुलना में ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ चीजें बता ही देता हूँ कि और भी कौन से हार्मोन हैं जो आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकते हैं, तो कौन से हार्मोन हैं जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकते हैं, तो वो मैं बता रहा था, जिसमें मैंने थायरोक्सिन बताया। थायरोक्सिन कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कोर्टिसोल देखो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन अभी अभी बता ही रहा था मैं आपको कि मेल में जो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो फीमेल की तुलना में हाई होता है, और बिल्कुल लॉजिकल बात है यार, मेल के अंदर आरबीसी की संख्या फीमेल से ज्यादा पाई जाती है, ये बात सच है। इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है दोस्तों जो किडनी द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये भी आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। देखो ना नाम से पता चल रहा है, इरिथ्रो बोले तो आरबीसी, पोएटिन पोइसिस किसका फॉर्मेशन से तो रिलेटेड बात है, अभी पीछे ही बता के आया हूं मैं आपको ये बात, ठीक है। अब देखो दोस्तों फोलिक एसिड, और एक मैं बता देता हूँ आपको विटामिन B12 जिसका जो नाम है साइनोकोबाल्मिन भी होता है। तो ये जो विटामिन है ये और फोलिक जो एसिड होती है ये आरबीसी के मेचुरेशन में सहायक होती है। अब मेचुरेशन का क्या मतलब हुआ, देखो दोस्तों इमेच्योर जो आरबीसी होती है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जैसे ही आरबीसी मेच्योर हो जाती है उसमें न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है। दोस्तों बहुत खतरनाक ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे, मतलब आरबीसी ने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए न्यूक्लियस को छोड़ दिया, इतना खतरनाक ब्रेकअप हुआ है इसके साथ। तो मेच्योर जैसे ही हुई हीमोग्लोबिन चाहिए उसको, हीमोग्लोबिन क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड करनी है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करनी है, तो उसको हीमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए, न्यूक्लियस नहीं चाहिए। फायदा देखते हैं यार सब लोग, पूरी दुनिया फायदा देखती है, ये देखो ये भी एटम्स है, क्या कहते हैं वो परमाणुओं से बनी, केमिकल से बनी पूरी सेल है, ये भी कितना फायदा देखती है, देख लो आप दोस्तों। तो दोस्तों फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो कि दही में पाई जाती है, कर्ड में पाई जाती है, इसलिए कहते हैं दही खाना चाहिए। तो ये किस में पाई जाती है, दही में पाई जाती है, ये खानी चाहिए, इससे मेचुरेशन होता है, मेचुरेशन ऑफ आरबीसी में सहायक है। सबसे लार्जेस्ट आरबीसी पूरे एनिमल किंगडम की बात करूंगा तो एम्फीबिया में, और सबसे स्मॉलेस्ट बोलूंगा तो मेमल्स में ही पाई जाती है, ठीक है दोस्तों।